तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए 5 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। आज के शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें आप देख सकते हैं। मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, कंवरपाल गुर्जर, रणजीत चौटाला और बनवारी लाल, ये 5 वो चेहरे जिन्होंने नायब सैनी के अलावा आज मंत्री के तौर पर शपथ ली है। ये सभी पुराने चेहरे हैं। मूलचंद शर्मा जो कि परिवहन मंत्री थे, जेपी दलाल कृषि मंत्री, शिक्षा मंत्री के तौर पर कंवरपाल गुर्जर को आपने देखा, रणजीत चौटाला बिजली मंत्री के तौर पर इसके पहले सरकार में, और बनवारी लाल जो कि सहकारिता मंत्री थे। ये सभी 5 वो चेहरे हैं जो कि पिछली सरकार में भी मंत्री पद पर थे। इन्होंने आज शपथ ग्रहण की है। नायब सैनी ने भी मुख्यमंत्री के तौर पर आज शपथ ग्रहण की है। तो हरियाणा में अब नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभालेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने ये जो शपथ है वो ले ली है। तो राजनीतिक तौर पर एक बड़ा सियासी परिवर्तन आपने देखा कि हरियाणा की राजनीति में हुआ है, क्योंकि सरकार पूरी तरह से आपने देखा कि कैसे बदली है, चेहरा बदला है। और अब देखना यह होगा कि इसके आगे जो इंपैक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, क्योंकि लोकसभा का चुनाव है और उसके बाद हरियाणा में विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। बहुत तरह की राजनीतिक चर्चाएं आप देख रहे हैं कि लगातार पूरे प्रदेश के अंदर चल रही हैं। लेकिन आज जिस तरीके का ये पूरा सियासी घटनाक्रम था, उसकी एक एक तस्वीरें आप देखिए, और ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण हैं अपने आप में, क्योंकि शपथ ग्रहण की जो तस्वीर आपने देखी, शपथ ग्रहण करने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से नायब सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर जब उन्होंने शपथ ली, तो उसके बाद वो मनोहर लाल के पैर छूकर के उनका आशीर्वाद लेते हुए दिखे। वो तस्वीर बहुत अहम थी। इसके बाद आपने देखा कि ये वो 5 चेहरे हैं जो कि इसके पहले भी मनोहर सरकार में आपने देखा कि मंत्री के तौर पर अपना कामकाज संभाल रहे थे, और अब नायब सैनी के साथ भी उनके मंत्रिमंडल के तौर पर ये 5 चेहरे आपको नजर आएंगे, जिनकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चाहे फिर उसमें आप मूलचंद शर्मा को देखें, चाहे आप उसमें जेपी दलाल को देखें, कंवरपाल गुर्जर को देखें, आप रणजीत चौटाला को देखें या बनवारी लाल को देखें। ये वो चेहरे हैं जो कि पहले भी मनोहर सरकार में मंत्री के तौर पर जिम्मेदारियों को निभा रहे थे, और इस बार भी वो शपथ लेते हुए आपको दिखे हैं। हालांकि बहुत सारी जो चर्चाएं चल रही थी कि कुछ नए चेहरे हो सकते हैं, कुछ नए यहां पर ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे इस सरकार के अंदर, उन सब पर अभी आप एक तरीके से कह सकते हैं कि पूर्ण विराम लगा है, क्योंकि आज ये 5 ऐसे चेहरे थे जिन्होंने नायब सैनी के अलावा मंत्री के पद पर जो शपथ है वो ग्रहण करी है। और जो कार्यक्रम आयोजित किया गया राजभवन में, उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। तो हरियाणा के अंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो लगातार बड़ा सियासी घटनाक्रम हुआ, जिसमें बड़े परिवर्तन हुए, उसकी ये तस्वीरें हैं। और मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखेंगे तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। नायब सैनी ने आज जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उसके बाद की आती हुई ये तस्वीरें। अब ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे दीपक का रुख कर लेते हैं। दीपक, बड़े बेसब्री से इंतजार था इसी तस्वीरों का कि आखिर कौन मंत्री के पद पर शपथ लेने वाला है, क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा तो साफ हो गया था, लेकिन 5 वो चेहरे हमको आज नजर आए जो इसके पहले मनोहर सरकार में भी मंत्री के तौर पर थे। नया कोई चेहरा हम लोगों को यहां पर नहीं दिखा जिनकी चर्चाएं हो रही थी। अभी इसको किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, अभी और क्या जानकारी आपके पास, क्या संदेश है ये दीपक? जी बिल्कुल, अगर बात करें आज का दिन बड़ा रहा हरियाणा की राजनीति के लिए। आज से बात करें, मुख्यमंत्री बदले गए। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी अब शपथ ग्रहण में पहुंचे थे, जहां मुख्यमंत्री पद की शपथ आज नायब सिंह सैनी ने ली है। नायब सिंह सैनी जो कि प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष थे, हालांकि अब उन्हें अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा उनको देना पड़ेगा नायब सिंह सैनी को, क्योंकि वो हरियाणा के मुख्यमंत्री अब बन चुके हैं। उन्होंने शपथ ले ली है मुख्यमंत्री पद की। हालांकि उनके साथ में जो मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल रहे हैं, उनमें भी तमाम वो चेहरे हैं जो पहले भी रहे। चाहे हम रणजीत चौटाला की बात करें, निर्दलीय विधायक है, लेकिन वो सरकार में मंत्री थे, उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। चाहे वो मूलचंद शर्मा की बात करें, बनवारी लाल की बात करें, जिस तरीके से कंवरपाल गुर्जर की बात करें, तमाम ये वो मंत्री हैं जो पहले भी थे। इनको दोबारा से सरकार में उनको जो है जो यहाँ पर मंत्री बनाया गया है। साथ ही साथ एक बात और है, कुछ ऐसे चेहरे भी थे, नए तो शामिल नहीं हुए, लेकिन पुराने कई हैं जो अभी कैबिनेट में नहीं आए हैं। हम बात कर रहे हैं हरियाणा में भाजपा का एक कद्दावर नेता, बड़ा नाम अनिल विज, जो कि गृह मंत्री थे हरियाणा के, वो आज इस शपथ ग्रहण में नहीं शामिल हुए। और इसके अलावा अगर बात करें कमल गुप्ता, वो भी अगर बात करें कैबिनेट मंत्री थे, उनके पास शहरी निकाय विभाग उनके पास था, वो भी आज उसमें उनका नाम नहीं रहा। तो जिस तरीके से नई जो अगर बात करें, एक बार आज शपथ ग्रहण हुआ है, कई मंत्रियों को दोबारा शपथ दिलवाई गई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि अब इनको नायब सिंह सैनी अब हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने शपथ ले ली है। नायब सिंह सैनी जो कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, उन्हें आज हरियाणा में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की
शपथ ली है। लेकिन हालांकि जो दीपक, एक जानकारी आ रही चीज है, मैं कल थोड़ा सुबह सा और नायब सिंह समझना सैनी चाह रहा हूँ, जो इस है, पे थोड़ी वो सी दिल्ली स्पष्टता हमारे दर्शकों तक पहुंचाएं, क्योंकि आंकड़ा अगर हम लोग, क्योंकि नंबर गेम हम लोग देखें विधानसभा के अंदर तो 41 संख्या है भारतीय जनता पार्टी के पास, और बाकी निर्दलीयों को अगर हम लोग मिला लें तो ये 48 तक पहुंचती है। एक हमको केवल चेहरा दिखता है रणजीत चौटाला का यहां पर, जो कि निर्दलीय के तौर पर आज शपथ लेते हुए दिखे। इसलिए चर्चा बहुत ज्यादा थी कि जो निर्दलीय हैं, जिनके सपोर्ट से हम देख रहे हैं कि ये जो बहुमत का आंकड़ा है वो सरकार के पास है, उनको एडजस्ट किया जाएगा या वो वहीं कहीं मंत्रिमंडल का हिस्सा होंगे, लेकिन उनमें से एक भी नहीं है। ये रणनीति क्या है? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बिना सोचे समझे इस तरीके से ये जो मंत्री पद की शपथ है वो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिलाई गई होगी, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई स्ट्रेटेजी है। ये क्या है? ये रणनीति क्या है? ये क्या सियासी संदेश है? इसको कैसे देख पा रहे हैं आप? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कैबिनेट का विस्तार भी होगा, ये जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इन्हीं मंत्रियों से सरकार का सारे विभाग नहीं रहेंगे और मंत्रियों को भी कहना कि कैबिनेट विस्तार आगे जल्द किया जाएगा, क्योंकि वो मुख्यमंत्री का खुद का विवेकाधिकार भी होता है। नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, क्योंकि वो कल जो है दिल्ली पहुंचेंगे, दिल्ली में आकर के पार्टी के नेताओं से मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जो हैं वो दिल्ली आएंगे, हालांकि उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी उनके साथ में मौजूद रहेंगे। तो दिल्ली में आने के बाद वो चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तो प्रदेश में भाजपा के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी किसी को दी जानी है। हालांकि उसको लेकर के नाम लगभग तय माना जा रहा है संजय भाटिया का, उनको प्रदेश अध्यक्ष भाजपा का बनाया जा सकता है। लेकिन हम हरियाणा सरकार की बात कर रहे हैं, तो सरकार में बात करें तो अभी तो केवल जो 5 मंत्रियों की शपथ दिलवाई गई है जिस तरीके से, लेकिन जल्द मंत्रिमंडल में विस्तार भी होगा। आज अगर हम बात कर रहे हैं कई चेहरे, इसमें अगर चाहे वो महिलाओं की बात करें, अभी आज इस मंत्रिमंडल में कोई महिला नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में वो नाम भी सामने आएगा। आने वाले दिनों में अगर हम बात करें अनिल विज को कैसे मनाया जाता है, किस पद पे रखा जाता है, क्या उनका रहेगा, उनको लेकर के भी अभी चर्चा की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि नाराजगी रही अनिल विज की। हालांकि इस बात को लेकर के अभी हम पुष्टि नहीं करते नाराजगी की, लेकिन अनिल विज आज इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए, शपथ ग्रहण में शामिल नहीं हुए अनिल विज। उनको भी आगे हो सकता है कि उनका नाम भी आने वाले दिनों में नजर आए, दोबारा से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब खुद अपने मंत्रालयों को लेकर के अलग अलग मंत्रियों को मंत्रालय देने हैं। क्या मंत्री जो आज शपथ ग्रहण लिए उनके पास वही मंत्रालय रहेंगे या उनके मंत्रालय भी चेंज किए जा सकते हैं, ये तमाम समीकरण भी है। लेकिन ये तमाम लेकिन दीपक, चूंकि बार बार जिस ओर आप इशारा कर रहे हैं, और खासतौर से अनिल विज, हम लोगों ने देखा कि पहले बैठक से वो निकलते हैं, हालांकि बार बार उस बात का खंडन किया गया बीजेपी नेताओं के द्वारा कि कोई नाराजगी नहीं है। उसके बाद यह था कि शपथ ग्रहण चलिए 5 बजे होना है, वहां पर अनिल विज की मौजूदगी होगी, लेकिन वहां पर भी उनका ना पहुंचना, क्या नाराजगी की वजह से नहीं पहुंचे हैं या इसके पीछे कुछ और कारण है? इसको किस तरीके से देखा जाए? क्योंकि अनिल विज एक बड़ा चेहरा है हरियाणा की राजनीति का, एक बड़े कद्दावर नेता है भारतीय जनता पार्टी के, एक बड़ा मंत्रालय इसके पहले मनोहर सरकार में उनके पास था, या हम यूं कहें क्योंकि गृह मंत्रालय अगर आप देखें सबसे महत्वपूर्ण विभाग, आप उसके बावजूद उनका नहीं पहुंचना, ये किस ओर इशारा कर रहा है? क्या वाकई में नाराजगी है अनिल विज की? देखिए, अगर हम हरियाणा की सरकार में बात करें, बड़े पद तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबसे बड़ा चेहरा था, तो उस समय मुख्यमंत्री, अब पूर्व मुख्यमंत्री वो हैं। पिछली सरकार की बात करें, उनके अलावा 2 बड़े नाम आते थे, एक उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला तो जननायक जनता पार्टी से, हालांकि अब जननायक जनता पार्टी गठबंधन में नहीं है, लेकिन बीजेपी की बात करें तो दूसरा बड़ा नाम आता है अनिल विज का। वो भी अभी कैबिनेट मंत्री नहीं है, क्योंकि उन्होंने शपथ नहीं ली है। उनको भी फिलहाल हम पूर्व मंत्री कहेंगे। अनिल विज जो है वो पूर्व मंत्री है, तो पूर्व मंत्री अनिल विज को आगे लाया जा सकता है या नहीं, क्या कारण थे आज क्यों नहीं आए, लेकिन अभी जो बात आई वो अब अपने आवास पर अम्बाला में ही मौजूद हैं। अनिल विज जो है पूर्व जो मंत्री हैं, आगे आने वाले दिनों में हम शपथ ग्रहण देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो। लेकिन वही बात है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी अब दिल्ली आएंगे, कल उन्होंने दिल्ली आना है, दिल्ली आने का कार्यक्रम बन रहा है नायब सिंह सैनी का, मुख्यमंत्री का। दिल्ली आने में वो पार्टी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात भी करेंगे, क्योंकि अभी कई और नियुक्तियां होनी है। नियुक्तियों की बात कर रहे हैं, प्रदेश में भाजपा का अध्यक्ष भी किसी को बनाया जाना है, हालांकि संजय भाटिया का नाम उसमें सबसे आगे माना जा रहा है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है, भले ही वो मुख्यमंत्री का खुद का विवेकाधिकार होता है, खुद का उसका विशेष अधिकार होता है मुख्यमंत्री का, वो किसी को भी अपनी कैबिनेट में ले सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि पार्टी में नेताओं से चर्चा रहती है, तो कल जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली आएंगे तो उसके बाद जल्द हम ये कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल के विस्तार जैसी तस्वीरें भी, सूचना भी जल्द सामने आ सकती है। लेकिन आज की अगर हम कैबिनेट की बात करें तो अब तक मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्री
6 लोग हैं जिन्होंने शपथ ली है। हालांकि आज की अगर बात करें तो अभी भी कई ऐसे और विभाग हैं और आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि मंत्रिमंडल में विस्तार भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल ये नहीं, बिल्कुल दीपक, देखिए वो तो प्रस्तावित होगा ही और वो उस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि पिछली सरकार में भी हम लोग देख रहे थे 14 तो थे कम से कम, क्योंकि 14 अगर मंत्री उस समय थे तो अभी तो हम लोग को सिर्फ 5 शपथ देते हुए देखे हैं। लेकिन क्या संख्या इस बार निर्दलियों की ज्यादा हो सकती है? क्या इस विषय में कोई चर्चा है दीपक? देखिए, बहुत सारे लोग पार्टी में ऐसे भी हैं जिनको कहीं ना कहीं जगह आज देनी पड़ेगी, क्योंकि पिछली आज से पहले की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 58 का था, 58 का था जेजेपी को मिला करके। अब जब जेजेपी अलग हो जाती है तो वो रह जाता है 48 का। 48 के बाद कुछ जेजेपी के साथ में भी आ रहे हैं, जिसमें हमने आज तस्वीरों में भी देखा देवेंद्र बबली जो कि कैबिनेट मंत्री रहे हैं, अब पूर्व मंत्री हैं, वो आज भी शपथ ग्रहण के तो कार्यक्रम में आए थे वहां पर। इसके अलावा कुछ और विधायक थे, जोगीराम हो गए, ये तमाम विधायक भी आए थे। इनको अगर पार्टी में लिया जाता है तो इनके सबसे पहले इनकी पार्टी की सदस्यता का क्या रहेगा, क्योंकि ये जेजेपी के विधायक है लेकिन अब बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को वो समर्थन पहले भी दे रखा था, आगे भी देते रहेंगे, तो उनकी सदस्यता का खुद का विधानसभा का क्या रहेगा वो भी देखा जाएगा। निर्दलियों में बात करें तो केवल एक आज जो है रणजीत चौटाला, जिनको शपथ दिलवाई गई है, रणजीत चौटाला की बात करें। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे निर्दलीय विधायक हैं जिन्होंने समर्थन कर रखा है, उनकी भी बहुत सारी उम्मीदें, और इसमें कोई दो राय नहीं है, निर्दलियों को साथ लेकर के जरूर चलना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी के पास अपनी केवल 41 सीटें हैं। 41 सीटें हैं, 46 चाहिए, 46 से ज्यादा का आंकड़ा इनके पास है तो वो समर्थितों से है, और जो अभी तक समर्थित है उनमें से केवल एक को, रणजीत चौटाला को मौका दिया गया है। बाकी अभी और निर्दलियों में क्या रहता है, जो समर्थित है उनका क्या रहता है, उनको कहां तवज्जो दी जाती है, उनको कहां जगह दी जाएगी, ये तमाम चीजें भी जरूर मंत्रिमंडल, और यही देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा दीपक। और अब ये देखना होगा कि आगे जो मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो उसमें कौन से चेहरे ऐसे हैं जिनको मौका मिलता है। बहुत शुक्रिया फिलहाल दीपक हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक और बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करवा देते हैं। एक और बड़ी और अहम खबर है, तो लगातार ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक हम पहुंचा रहे हैं। अब देखिए, एक और अहम जानकारी है, कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ये लोकसभा चुनावों के लिहाज से बड़ी खबर है। दूसरी लिस्ट में 43 उम्मीदवारों के नाम है। इसके पहले कांग्रेस पहली लिस्ट भी जारी कर चुकी है और अब कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की है जिसमें 43 नाम है। ये बड़ी जानकारी है, दूसरी लिस्ट कांग्रेस की जारी हुई है इस वक्त, ये सबसे अहम खबर और बड़ी जानकारी। कांग्रेस की ओर से दूसरी सूची जारी कर दी गई है और 43 नाम है। आपको बता दें कि इस दूसरी लिस्ट में तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। ये आसाम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन राज्यों की लिस्ट है जिसमें 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। तो कांग्रेस ने दूसरी लिस्ट जारी की है 43 उम्मीदवारों के नाम के साथ। दूसरी लिस्ट में आसाम में कैंडिडेट की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, ये 3 प्रदेश हैं जहां पर आज नामों का ऐलान किया गया है। 43 नामों में इन 3 प्रदेश के कैंडिडेट्स के नाम हैं। तो कांग्रेस ने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है। 43 नाम है इस बार इस दूसरी लिस्ट में, ये बड़ी जानकारी है। दूसरी लिस्ट कांग्रेस के द्वारा जारी की गई है। 43 नाम, 3 प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों जगहों के लिए आपको बता दें कि 43 नामों का ऐलान किया गया है। और तैंतालीस नामों के साथ कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो चुकी है। तो इसके पहले जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें 39 नामों की घोषणा की गई थी और अब ये 43 नाम और कांग्रेस पार्टी ने घोषित किए हैं। तो दूसरी लिस्ट में ये 43 उम्मीदवारों के नाम हैं। कांग्रेस की ये दूसरी लिस्ट है और इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर ओबीसी से इसमें 13 कैंडिडेट हैं जिनको टिकट दिया गया है। एससी अगर आप देखेंगे तो 10 कैंडिडेट और एक मुस्लिम उम्मीदवार भी उतारा है। 43 ये जो नाम है। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी और अहम जानकारी, बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा के नए सीएम नायब सैनी बन चुके हैं, ये अहम जानकारी और बड़ी खबर है। राज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई है, बड़ी और अहम खबर। और कंवरपाल गुर्जर ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। तो नायब सैनी के अलावा 5 चेहरे जिन्होंने शपथ ली मंत्री पद की, इसमें कंवरपाल गुर्जर हैं, रणजीत चौटाला हैं, बनवारी लाल हैं, जेपी दलाल हैं और मूलचंद शर्मा हैं। ये 5 चेहरे हैं जिन्होंने आज नायब सैनी के साथ साथ मंत्री पद की शपथ ली है। ये बड़ी जानकारी है। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें हैं राजभवन की, जब आपने देखा कि किस तरीके से ये 5 चेहरे नायब सैनी के साथ साथ मंत्री पद की शपथ लेते हुए नजर आए थे। ये तस्वीरें आपको उस समय हम दिखा रहे हैं।
तो मूलचंद शर्मा, उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। जेपी दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली। कंवरपाल गुर्जर ने मंत्री पद की शपथ ली। रणजीत चौटाला ने मंत्री पद की शपथ ली और बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। तो हरियाणा में नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सैनी के शपथ के अलावा ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। तो बड़ी जानकारी है, तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। एक बड़ा परिवर्तन राजनीतिक तौर पर हरियाणा में आज हो चुका है। राजभवन की ये तस्वीरें हैं जिस समय आपने देखा कि नायब सैनी के द्वारा पहले शपथ ग्रहण किया गया मुख्यमंत्री के तौर पर और उसके बाद ये वो 5 चेहरे हैं जिन्होंने मंत्री के तौर पर भी शपथ ली है। तो तमाम चर्चाओं, तमाम कयासों के बीच में उसका पटाक्षेप हुआ क्योंकि बहुत सारे नामों की चर्चा थी, लेकिन जो चेहरे दिखे वो वही पुराने चेहरे आपको इसमें दिख रहे हैं जो कि मनोहर सरकार में भी मंत्री के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे और अब नायब सैनी के साथ भी उनकी मंत्रिमंडल का यह हिस्सा होंगे, जिसमें मूलचंद शर्मा, जेपी दलाल, कंवरपाल गुर्जर, रणजीत चौटाला और बनवारी लाल, ये 5 लोगों ने आज मुख्यमंत्री के साथ साथ शपथ ली है। तो यानी कि कुल अगर आप देखें तो 6 लोगों के द्वारा शपथ ली गई है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आज हरियाणा के नए सीएम बन चुके हैं नायब सिंह सैनी, जिन्होंने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उसके बाद ये 5 वो चेहरे हैं जिन्होंने आज मंत्री पद की शपथ ली है। तो ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण है और पल पल बदलते सियासी घटनाक्रम के बीच में ये तस्वीरें अपने आप में दिखा रही हैं कि किस तरीके से अब हरियाणा में नायब सैनी की जो सरकार है वो और उसका जो स्वरूप है वो किस प्रकार का रहने वाला है। और इसी पर चर्चा करते हैं। अभी फिलहाल 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े, उनका परिचय करवा देते हैं आपके साथ। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी, स्वागत है आपका। और राकेश तंवर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। राकेश तंवर जी, आपका स्वागत। तो केसी मलकानिया जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। केसी मलकानिया जी, आपका भी स्वागत है। राकेश जी, आपसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि नायब सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। 5 चेहरे हमको वही दिखे जो मनोहर सरकार में थे, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। कैसे इसको आप देखते हैं? आपका रिएक्शन चाह रहा हूं मैं इस पर। देखिए, पूरा हरियाणा जानता है कि आज जो आपने देखी होगी गुड़गांव में जो रैली हुई, ये उसका असर है। और जब खट्टर साहब के बारे में तो सभी जानते हैं कि इन्होंने जिस तरीके से पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा रखा है, किसी भी मामले में ये, चाहे शिक्षा हो, भ्रष्टाचार हो, किसी भी मामले में ये सफल नहीं हो पाए हैं। तो इनका एक चेहरा बदलने का, गठबंधन तोड़ने का, हरियाणा को, जनता को बरगलाने का काम है। हरियाणा की जनता को फंसाने का काम है कि भाई किसी भी तरीके से हरियाणा की जनता फिर से इनके झांसे में आ जाए और दोबारा से सरकार बना ले, सत्ता में आ जाए। आज पूरा प्रदेश जानता है कि पूरे हरियाणा में 10 की 10 लोकसभाएं हार रहे हैं, जिसके कारण अब नायब सैनी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। ठीक है, केसी मलकानिया साहब, बहुत लगातार आप देख रहे हैं कि ये जो चर्चा चल रही थी कि भाई कुछ नए चेहरे ऐसे हैं जिनको शामिल किया जा सकता है। नायब सैनी को अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री के तौर पर स्पष्ट हो गया था, जो कि उनको विधायक दल का नेता चुना गया। और उसके बाद जो तस्वीर हम लोगों ने देखी उसमें वो 5 चेहरे जो कि मनोहर सरकार में भी मंत्री थे, कोई नया चेहरा इसमें नहीं दिखा। इसके पीछे का क्या कारण आपको नजर आ रहा है? राजनीतिक तौर पर आप इसको कैसे देख रहे हैं? केसी मलकानिया जी। केसी मलकानिया जी, आप म्यूट हैं, शायद एक बार अनम्यूट कर लें। मुख्य आज जो है वो हरियाणा में जो है बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है, सत्ता परिवर्तन हुआ है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की जगह नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके साथ साथ जो जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन था वो टूटा है। और इसके साथ साथ उप मुख्यमंत्री गायब हुए हैं, गृह मंत्री जो है वो गायब हुए हैं। हाँ, 5 चेहरे जो हैं वो पुराने आए हैं और जो आजाद उम्मीदवार हैं उनमें से अभी तक इसलिए नहीं दिया गया कि ज्यादा कंट्रोवर्सी ना हो। आस्ता आस्ता इनको एडजस्ट किया जाएगा कि कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लिया जाएगा जो निर्दलीय उम्मीदवार है। इसमें समर्थन जो ज्यादा है वो निर्दलीयों का है, तो उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। जो अपने मंत्री हैं उनको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके साथ साथ जो बीज जी की नाराजगी है उसको दूर करना बड़ा जरूरी है। बीज जी ने साफ कह दिया कि नायब सैनी जी मेरे से बहुत जूनियर हैं और मैं उनके नीचे काम नहीं कर सकता हूं। तो इस
तो नाराजगी है बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गई है। अब हरियाणा में लोकसभा चुनाव होंगे, उसके बाद विधानसभा चुनाव होंगे। क्या जो जाट वोट है उसको किस तरह जो है ये डिवाइड किया जाता है, ऐसे ऐसे कुछ कांग्रेस में बटेगा, कुछ जेजेपी में बटेगा, कुछ भाजपा में बटेगा। परंतु भाजपा ने जो एक पिछड़ी जाति का चेहरा सामने लाया, उससे 21% वोट जो है उसको सामने। नहीं, लेकिन मलकानिया जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। देखिए, ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है कि बेहतर बताएगी, या उनके जहन में क्या है वो तो कोई ओपनली नहीं कहता, लेकिन वो अंदर खाने क्या चल रहा है वो देखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज जो हम लोग को दिख रही है, या जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा को सुना, दीपेंद्र हुड्डा को सुना, उनका यह कहना है कि यह भी एक तरीके से सोच समझ करके किया गया है कि कांग्रेस के जो वोट हैं उसको किस तरीके से काटा जाए, इसलिए इस गठबंधन को तोड़ दिया गया, क्योंकि ये स्वार्थ का गठबंधन था, इसमें कुछ हो नहीं रहा था। इस बयान को, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि ये कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया है। कांग्रेस को लगता है कि कांग्रेस का जो है वो जाट वोट बैंक है, हुड्डा जी का अपना जो वोट बैंक है। तो जब जेजेपी मैदान में जाएगी तो जेजेपी भी उसका वोट काटेंगे, और जो भाजपा है वो भी जाट उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, तो वो भी उन उम्मीदवारों के वोट काटेंगे। अब जो लोकसभा की 10 सीटें हैं, 10 सीटों में से 10 पे जो भाजपा चुनाव लड़ेगी। पिछली बार 10 की 10 सीटें भाजपा के पास थी, परंतु अब केंद्र जी छोड़ चुके हैं। अच्छा, इधर जो सैनी जी हैं वो इधर आ गए हैं, मुख्यमंत्री बन गए। इस तरह के लक्ष्य से 5 सीटों पर तो ये 4-5 सीटों पर उम्मीदवार बदले जाएंगे, और वो उम्मीदवार ऐसे तरह से तय किए जाएंगे जो जाति समीकरण भी देखा जाएगा और इलाके का समीकरण भी देखा जाएगा, किसानों की जो नाराजगी है वो भी देखी जाएगी। तो इस प्रकार देखा जाएगा कि कहाँ कौन सा विनिंग उम्मीदवार है, उसी को मैदान में उतारा जाएगा। और है कांग्रेस का डर ये ठीक है कि जहां जाट उम्मीदवार उतरेगा और कांग्रेस का भी जाट उम्मीदवार होगा, जेजेपी का जाट उम्मीदवार होगा, तो वोट बटेगा, उसका लाभ जो है वो भाजपा को हो सकता है। परंतु ये अवश्य नहीं है कि भाजपा और जेजेपी अगर अलग अलग लड़ रही है तो एक दूसरे के वोट भी काट सकती है। अगर जेजेपी एक आधी सीट जेजेपी को मिल जाती है और मिलकर चुनाव लड़ते तो थोड़ा बहुत नहीं, ठीक है मलकानिया साहब, मैं ये आपसे समझूंगा कि बीजेपी का वोट ये जेजेपी कैसे काटेगी, इसको मैं थोड़ा सा समझूंगा, लेकिन मैं राकेश जी का रुक कर लेता हूं। राकेश जी, आपने कहा कि देखिए भाई, भारतीय जनता पार्टी अभी लोकसभा चुनावों के लिहाज से भाई 10 की 10 सीटें हारने वाली हैं। भूपेंद्र हुड्डा इस बात को कह रहे हैं कि ये जो गठबंधन टूट गया है ये कांग्रेस को नुकसान पहुंचा देगा ज्यादा, और कहीं पे ये अगर कैंडिडेट्स अपने खड़े करेंगे तो कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए करेंगे। ये एक तरीके से सोच समझ करके किया गया है। फिर आप कैसे कह रहे हैं कि आप 10 की 10 जीतेंगे? भूपेंद्र हुड्डा तो कह रहे हैं कि 10 सीटों पर वो खतरा हो जाएंगे। ये तो देखिए इनकी सोच है कि हम कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, लेकिन जनता में जो आक्रोश है इनकी जो नीतियों के विरोध में, जो नहीं, राकेश जी, भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि ये नुकसान पहुंचाएंगे कांग्रेस को। ये भूपेंद्र हुड्डा आपके नेता का बयान है। नहीं, ये इनकी सोच नहीं है पहुंचा पाई। इनकी सोच यही है कि भाई ये नुकसान पहुंचाएंगे। इनकी सोच ये है कि किसी भी तरीके से हरियाणा में 10 सीटों में से 2, 4, 5 सीटें हमारी आ जाएं तो हम किसी तरीके से सरकार बनाने में, अपनी इज्जत बचाने में, हरियाणा जो स्टेट इलेक्शन होंगे उसमें अपनी इज्जत बचाएं। आज की डेट में आप कहीं भी पूरे हरियाणा में नजर दौड़ा लीजिए, मैंने पहले भी अभी एक बार रिपीट किया था, आपने गुड़गांव में देखी 1300 बस, वो भी दिल्ली के नजदीक सरकारी बसें लगाई गई। उसके बाद में 10% सीटें भाजपा नहीं भर पाई, जिसमें देश का प्रधानमंत्री आ रहा है, पूरी स्टेट में इनकी सरकार है। उसके बाद में 10% सीटें नहीं भर पाई। सरकारी बसें लगाने के बाद में दुनिया भर के आशा वर्कर और सरकारी जो अमला इन्होंने इकट्ठा किया, उसके बाद में इनकी जो बेइज्जती हुई उसी का कारण भी सबसे बड़ा रहा है। ठीक है, ये आपका परसेप्शन हो सकता है। ठीक है, केसी मलकानिया जी, आप ये कह रहे थे कि ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भी हो सकता है, जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट्स अगर कहीं पर खड़े हो जाएंगे तो ये कैसे बीजेपी को कैसे ये नुकसान पहुंचा सकता है? देखो, जिसमें लड़ाई होती है, जब एक दूसरे के बखलाफ मैदान में आएंगे, तो जेजेपी भी सरकार में थी और भाजपा भी सरकार में थी, तो एक दूसरे की कमियां जो है वो उजागर करेंगे। और साथ में दुष्यंत चौटाला जी कहते थे कि हमें अभी पूर्ण बहुमत नहीं मिला, हमने जो वायदे पूरे किए, वायदे जनता से किए थे, उनको हम पूरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी ताकत नहीं है। हमारे पास सीएम की जो कुर्सी की वो कल
वालों की ताकत चाहिए, तब हम वायदे पूरे करेंगे। अब जो वायदे जेजेपी करके आई थी और जो पूरे नहीं कर सकी, उसका जरा सारा जो दोष है वो भाजपा पर थोपेंगे, और भाजपा और जेजेपी एक दूसरे का कटाक्ष तो करेंगे। जब चुनाव मैदान में है तो दोनों अपना अपना वोट बैंक को साधने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे का वोट काटेंगे, तभी उन्हें वोट मिलेंगे। तो जब वोट काटेंगे, एक दूसरे के बरखिलाफ बातें करेंगे तो वोट नहीं, लेकिन मलकानिया जी ये कैसे होगा, यही तो मैं जानना चाह रहा हूं ना, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देखा जब चुनाव हुआ 19 में, तब दोनों पार्टियां अलग अलग लड़ रही थी। ये बात ठीक है कि चुनाव के बाद चूंकि मैंडेट किसी के पास नहीं था तो आप गठबंधन में चले गए, लेकिन उस समय भी तो कैंपेन आपने अलग ही अलग किया था। और इस बार अगर आप साथ में जाएंगे तो सवाल तो फिर दोनों तरफ से ये होगा कि भाई आप तो साझे में सरकार चला ही रहे थे, फिर जनता को कन्विंस कैसे करेंगे। और इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि आपके अपने खुद के भी कुछ ऐसे विधायक हैं जो आज आपकी पार्टी की बैठक में पहुंचे नहीं, वो आज यहां शपथ ग्रहण समारोह में नजर आ रहे थे। तो जनता पार्टी के लिए ज्यादा सोचने का एक प्रश्न हो गया है मलकानिया साहब। जनता पार्टी जो जेजेपी है उसके लिए सोचने का प्रश्न तो बिल्कुल साफ है। जब 5 आपके जो विधायक हैं वो दिल्ली में 5 पहुंचे और दूसरी तरफ भी 5 आपके विधायक पहुंच रहे हैं, तो जब सत्ता जाती है, सत्ता कहते हैं चढ़ते सूरज को सब सलाम करते हैं, तो अभी तक सत्ता है, इधर आ गए हैं। तो जेजेपी पार्टी एक किस्म से टूट गई है। पहले ये परिवार से टूटी, इन लोग के साथ थी, इन लोग और जैसे जेजेपी निकली, अब जेजेपी के आगे 2 टुकड़े हो गए। तो इससे नुकसान तो जेजेपी को ज्यादा है, परंतु जब फील्ड में जाएंगे थोड़ा बहुत प्रचार करेंगे, ये नहीं हम कह सकते कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा भाजपा को। भाजपा ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई है, ऐसे उम्मीदवार उतारेंगे। अब उस भाजपा ने देख लिया कहां हमारी कमजोरी है, उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। भाजपा के पास मोदी जैसा नेतृत्व है और उसके सारे चुनाव लड़ेंगे। और देखा गया बाकी प्रदेशों में, 3 प्रदेशों में पहले मुख्यमंत्री बदले हैं, अब यहां भी मुख्यमंत्री तो मलकानिया साहब, जैसे गुजरात में हम लोगों ने देखा था कि पूरी कैबिनेट जब बदली, ये पूरा सब कुछ परिवर्तन कर दिया, तो उसके बाद वहां पर किस तरीके से उनको जब विधानसभा चुनाव है उसमें सफलता मिली, क्या उस ट्रैक पर कहीं चलते हुए दिख रहे हैं आपको? लगता तो ऐसा ही है कि मंत्रिमंडल जब सरकार इतना 10 साल के करीब, 9 साल के करीब सरकार चली है, तो लोगों में कुछ नाराजगी भी होती है मुख्यमंत्री के प्रति, कुछ दूसरी होती है। तो वो जब मंत्रिमंडल बदलता है, मुख्यमंत्री बदला जाता है, तो उससे थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। परंतु आप ये नहीं कह सकते कि अब मुख्यमंत्री बदल दिया तो सरकार पे कोई जिम्मेवारी, सरकार भी उसकी जिम्मेवारी है अगर कोई कमी है। परंतु सरकार ने जो काम किया है उसका श्रेय भी उसे मिलेगा और जो मोदी का नेतृत्व है उसका भी लाभ मिलेगा। तो जेजेपी और बीजेपी अगर इकट्ठा मिलकर लड़ते तो लगता था पहले कि कुछ ना कुछ फायदा होगा, परंतु जिस तरह अब जेजेपी 2 फाड़ हो गई है, उसका जेजेपी को ज्यादा नुकसान होगा और भाजपा को लाभ मिलेगा। और जो डर कांग्रेस का है कि हमारा वोट बटेगा, जेजेपी ले जाएगी, तो वो भी डर कहीं तक बिल्कुल राकेश जी, चूंकि आप ये कह रहे हैं कि भाई देखिए ठीक है, इनका तो गठबंधन स्वार्थ का गठबंधन था, वो गठबंधन टूटना ही था, वो टूट गया, लेकिन नुकसान अगर ये आपको कहीं डेंट करने की कोशिश हो जाएगी या आपको डेंट पहुंचाएंगे या आपके वोट काट देंगे, तो नुकसान तो कांग्रेस पार्टी का हो रहा है। आपको क्यों लग रहा है कि इस परिवर्तन से आप लोगों की या पार्टी के ऊपर कोई इसका फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि पूरी राजनीति बदल रही है हरियाणा के अंदर? देखिए, प्रदेश की जनता जानती है, जब प्रदेश को जेजेपी की जरूरत थी, किसान आंदोलन जब शुरू हुआ, तो अगर उस समय पर जेजेपी इस्तीफा देती, सरकार छोड़ती, तो पूरा प्रदेश समझता कि भाई हाँ इन्होंने कुछ किया है हरियाणा के लिए। अब तो इनका स्वार्थ का गठबंधन टूटा है, इन्हें टिकट नहीं मिल रही है, जो भी कारण रहा हो। आप और हम सब जानते हैं, अब जेजेपी और बीजेपी का कोई जनाधार हरियाणा में रहा नहीं, और ये दिखाना चाहते हैं कि भाई जेजेपी ने हमारा डैमेज किया उल्टा, और पूरी सरकार चलाने के बाद में जेजेपी को लात मार दिया। भाजपा का ये हमेशा से रहा है, जो भी इनके साथ में गठबंधन करता है उसकी पूरी पार्टी को निचोड़ने का काम करती है। जी नहीं, तो कांग्रेस के ऊपर इसका क्यों आपको लग रहा है कि असर नहीं होगा भाई? क्योंकि अगर कहीं से भी अपने आप को डैमेज, जैसे आप कह रहे हैं ना कि अपने आप को ये बचाने की कोशिश करेंगे, तो ये परसेप्शन अगर जनता के बीच में जाएगा तो कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा इसका? देखिए, एक्चुअल में है क्या, प्रदेश की जनता को ये पता है कि आने वाली मुख्यमंत्री हो सकता है कि प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिले बहन कुमारी शैलजा जी के रूप में, तो ये उससे घबराए हुए हैं। इन्होंने पूरी भूपेंद्र हुड्डा का क्या होगा? कांग्रेस नहीं, ये तो देखिए कांग्रेस में आपने तो शैलजा जी को मुख्यमंत्री यहाँ पे घोषित कर ही दिया, भूपेंद्र हुड्डा का क्या होगा फिर? नहीं, भूपेंद्र हुड्डा क्या, वो भी कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं सब, हर कोई, चाहे शैलजा जी हो, मैं हूं, आप,
जो भी कांग्रेसी है वो कांग्रेस को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। कांग्रेस में जिस तरीके से आपने कांग्रेस संदेश यात्रा देखी होगी, पूरा प्रदेश किस तरीके से रात को 12 बजे तक मीटिंगें चल रही हैं, पूरे प्रदेश की जनता रोडों पर आ गई थी। तो देखिए ये एक संदेश होता है जनता का, जिससे नहीं, आप भाजपा तो शैलजा जी घबराई। का संदेश दे रहे हैं ना, यही तो बीजेपी कहती है कि भाई आप लोगों में तो आपस में ही गुटबाजी है। वो एक नहीं, गुट आप कोई लोगों गुटबाजी का, नहीं। एक एसआर के गुट बताते हैं, एक भूपेंद्र हुड्डा का गुट बताते हैं, और आप अभी यहाँ भी कह रहे हैं कि महिला मुख्यमंत्री हो सकती हैं। ये तो हो सकती है, नेतृत्व मैंने तय कहा ना। करता है आप लोगों का, लेकिन आप खुद कह रहे हैं कि ये कैसे तो निपटेंगे भारतीय जनता पार्टी से। देखिए, ये कोई भी मुख्यमंत्री पार्टी तय करती है, और उसी के रूप में चाहे हुड्डा साहब हों, नहीं तो चाहे राकेश जी, बहन मैं तो शैलजा ये जी हों। मानता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, अगर आप इस चर्चा में इस बात को कह रहे हैं कि भाई नहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है प्रदेश को नहीं, मैं कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस- और आपने कुमारी आप- सैलजा का नाम भी लिया। आप एक बार ये थोड़ा सा ठीक कर लीजिए भाई साहब, मैं प्रवक्ता नहीं हूँ, हम्म, मैं इलेक्शन कमेटी का सदस्य हूँ हम्म। जी। पर ये- इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं तो आप तो बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं। आप तो खुद ये बात कह रहे हैं कि शैलजा जी हो सकती हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री। बिल्कुल कोई भी हो सकता है, ये तो नहीं तो पार्टी आपने जिसको नाम बनाना शैलजा चाहे। जी का लिया ना, तो इसको थोड़ा नहीं, पुष्ट कर देखिए दीजिए ना। आज हरियाणा में एक हवा चली हुई है बहन शैलजा जी के नाम से। लोगों में ये है कि भाई कुमारी शैलजा जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं, तो लोगों में अपना अपना प्यार प्रेम है। जिस तरीके से आप देख ही रहे हैं, हरियाणा में मैंने बार बार कहा कि कांग्रेस संदेश यात्रा का आप एक भी कोई वीडियो उठा के देखें तो उसमें पता चलेगा कि बहन शैलजा की तरफ हरियाणा का रुझान है। नहीं नहीं, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। जी ठीक है राकेश जी, मैं आपको रोक रहा हूं। इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है, ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नायब सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है, इस वक्त की यह बड़ी और अहम जानकारी है। तो नायब सैनी ने कार्यभार संभाला है, अहम जानकारी है। आज मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली। 5 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था। नायब सैनी के साथ साथ 5 और चेहरे जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली, लेकिन नायब सैनी ने अब कार्यभार भी अपना संभाल लिया है, यानी कि नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं हरियाणा का। ये बड़ी जानकारी है। तो नायब सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है बतौर मुख्यमंत्री। नायब सैनी अब अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नायब सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री कार्यभार संभाल लिया है, ये बड़ी जानकारी है। तो अभी मुख्यमंत्री की शपथ ली, मुख्यमंत्री पद पर उन्होंने शपथ लेने के साथ ही अपने कार्यभार को भी संभाल लिया, ये बड़ी और अहम जानकारी है। 5 बजे राजभवन में आपको बता दें कि शपथ ग्रहण कार्यक्रम था, जहां पर नायब सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री हरियाणा शपथ ली और उसके बाद नायब सैनी ने अब अपना कार्यभार संभाला है, ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ शपथ होती है, दूसरी तरफ कार्यभार भी संभाल लिया गया है और अभी से मुख्यमंत्री के तौर पर कामकाज नायब सैनी ने शुरू कर दिया है, क्योंकि कार्यभार उनके द्वारा औपचारिक तौर पर अब संभाल लिया गया है। और मनोहर लाल ने मिठाई खिला करके उनको बधाई भी दी है, ये बड़ी जानकारी है। तो नायब सैनी ने कार्यभार संभाला, मनोहर लाल ने मिठाई खिला करके बधाई दी है, ये बड़ी जानकारी और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। तो बड़ी जानकारी, नायब सैनी ने अपना कार्यभार संभाल लिया। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखाते हैं। नायब सैनी बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं नायब सैनी। और पूर्व सीएम मनोहर लाल ने उनको मिठाई खिला करके देखिए कैसे उनको बधाई दी है, ये वो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो मनोहर लाल ने उनको मिठाई खिलाई और बधाई दी। अब नायब सैनी ने बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाला है, ये बड़ी जानकारी है और बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो इस वक्त की यह बड़ी खबर है, सीएम नायब सैनी ने कार्यभार संभाल लिया है। तो अभी राजभवन में शपथ ग्रहण और शपथ ग्रहण के तुरंत बाद आप देखिए किस तरीके से कार्यभार उनके द्वारा संभाला गया और ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है, जो तस्वीरें हम आपको इस समय दिखा रहे हैं। आप देखिए पूर्व सीएम मनोहर लाल किस तरीके से मिठाई खिला करके नायब सैनी को आशीर्वाद देते हुए नजर आए हैं, उनको बधाई देते हुए नजर आए हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कार्यभार संभालते हुए सीएम नायब सैनी को आप देख सकते हैं, आज उन्होंने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। तो बड़ी जानकारी है, तस्वीरों के साथ आप देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें। एक और महत्वपूर्ण तस्वीर इसके पहले आपने देखी थी, जब राजभवन में शपथ ग्रहण हो रही थी। शपथ ग्रहण के बाद आपने देखा कि किस तरीके से मनोहर लाल के पैर छू करके आशीर्वाद नायब सैनी ने लिया और अब जब उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है बतौर सीएम, आप देखिए नायब सैनी अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। तो सीएम नायब सैनी ने जब अपना कार्यभार संभाला तो कैसे पूर्व सीएम मनोहर लाल उनको मिठाई खिला करके उनको बधाई देते हुए नजर आए हैं, ये वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज के राजनीतिक घटनाक्रम में ये कुछ तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो कि लगातार आप देखिए इसके बहुत सारे सियासी संदेश हैं, इसके बहुत सारे मायने हैं, जो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से
सरकार के अंदर चेहरा बदलने के साथ साथ आप देखें कि किस तरीके की जो एक औपचारिकताएं हैं, शिष्टाचार हैं, वो भी आपको इन तस्वीरों के जरिए दिखते हैं। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। दोनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। मलकानिया साहब, आपके पास आता हूं मैं वापस। एक तो ये जो तस्वीर मलकानिया साहब अभी हम लोग दिखा रहे थे, जिसमें एक कार्यभार संभाल रहे हैं नायब सैनी, और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि कैसे पूर्व सीएम मनोहर लाल उनको मिठाई खिला रहे हैं। एक तस्वीर हम लोगों ने राजभवन की भी देखी थी, जिसमें हम लोगों ने देखा कि जैसे ही शपथ ग्रहण किया उसके बाद नायब सैनी मनोहर लाल के पैर छूते हुए नजर आए। ये जो तस्वीर हम लोग इस समय देख रहे हैं, इसके मायने आप क्या समझ पा रहे हैं? उसके बाद मैं थोड़ा राजनीतिक चर्चा में लौटूंगा। केसी मलकानिया जी। देखो, नायब सैनी जी जो हैं वो बहुत विश्वसनीय हैं मनोहर लाल जी के, और जब वो शपथ लेने गए तब भी उन्होंने पैर छुए, और जब शपथ लेकर आए दोबारा मुड़कर उन्होंने पैर छुए। और जब ओम प्रकाश धनखड़ जी भाजपा के अध्यक्ष थे तो उसके बाद नायब सैनी को इनका विश्वास पात्र समझते हुए ही मनोहर लाल की कृपा से ये भाजपा के अध्यक्ष बने थे। अब मुख्यमंत्री भी इनकी कृपा से बने हैं। कई सीनियर नेता थे जो रह गए हैं मुख्यमंत्री बने, कई नामों की चर्चा थी, इसमें कृष्णपाल गुर्जर भी है, संजय भाटिया जी भी थी, और अब जी तो उसको उनका कर रहा था बीजी का, अब बीजी इसीलिए नाराज है। तो इसलिए जो मुख्यमंत्री जो हैं वो संगठन से भी जुड़े रहे, और मनोहर लाल जी भी संगठन से जुड़े रहे, उन्होंने इनको आगे लाया है। तो मुख्यमंत्री ये बड़े अच्छा काम करते हैं, और मनोहर लाल जी संगठन करता है, और चुनावों में उनके संगठन की बहुत आवश्यकता है। वे किस तरह काम करेंगे लोकसभा चुनावों में 10 की सीटें जिताने की कोशिश के साथ साथ उन्हें केंद्र में मंत्री भी बनाया जा सकता है लोकसभा चुनावों के बाद। जहां तक शैलजा की बात कर रही है, तो शैलजा के लिए जो है चंद्रमोहन जी भी भाभी मुख्यमंत्री कहकर ही प्रेस नोट जारी करते हैं, और इसी तरह दूसरे हैं शैलजा के साथ सुरजेवाला जी हैं, किरण चौधरी जी हैं। तो ऐसे चंद्रमोहन जी एक गुट ये है, एक भूपेंद्र हुड्डा और तपेंद्र हुड्डा और कांग्रेस प्रधान का गुट है। तो इस तरह जो कांग्रेस में 2 गुट काम कर रहे हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। ये साफ है कि ये दोनों गुट कहते हैं कि दोनों पार्टियां एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, परंतु चुनावों में दोनों एक दूसरे के बरखिलाफ भी काम कर सकते हैं। जो नहीं, लेकिन केसी मलकानिया जी, यही तो समझना, एक तरफ तो हम पर लड़कर के हमने नरेंद्र मोदी जी के झोले में दी हुई है, और वही हमारा अगला मंसूबा है। इसलिए केंद्रीय जो हमारा नेतृत्व है उनसे उन्होंने बातचीत की होगी, तो उसमें से उनको हम लोगों ने अपने आप खुद 10 सीटें लड़ेंगे। उसमें से उन्होंने कोई निर्णय किया होगा तो मुझे जानकारी नहीं, ऑफिशियल कोई बात तो उनके हमारे सामने आई नहीं है। लेकिन ये जानकारी मिली कि अब उन्होंने अपना निर्णय ले लिया है कि हम अलग से लोकसभा की सीटें लड़ेंगे। उसी में से आगे के सब निर्णय हुए हैं, तो ये तो एक घटनाक्रम हो सकता है। जहां तक दूसरा विषय है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है कि हम संगठन में समय समय पर नए जो नेतृत्व को आगे लाते हैं। उस क्रम में जैसे आपने पिछले दिनों में देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी एक नए चीफ मिनिस्टर आए, राजस्थान में एक नए चीफ मिनिस्टर आए, इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी नए चीफ मिनिस्टर आए हैं। ये ठीक है कि वो विधानसभा के चुनाव के बाद आए हैं, और अभी चूंकि लोकसभा के चुनाव हमारे एकदम सिर पर हैं, और पार्लियामेंट्री बोर्ड ने कुछ इस प्रकार का निर्णय लिया है कि अब नया नेतृत्व इसी समय ला करके, और हम एक हमारे जो पहले सांसद हैं और प्रदेश के अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी, उनको जो है सब उनकी परामर्श पर, और हमारा जो विधायक दल मंडल है उन्होंने नेता चुन करके, और आज नए चीफ मिनिस्टर के नाते श्री नायब सिंह सैनी की नियुक्ति की गई है। और इससे कम से कम मैं प्रसन्न हूं कि एक नया नेतृत्व समय रहते और आगे उभरा है। सर, आपको बड़ी जिम्मेवारी देने की बात हो रही है, सर बड़ी जिम्मेवारी मिलने वाली है सर, क्या बात हुई है संगठन केंद्र में? बातचीत हुई है, तो केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि आपको कोई और जिम्मेवारी देंगे। वो जिम्मेवारी क्या होगी मैं समझता हूं जल्दी ही कोई ना कोई बात करके और कोई निर्णय लिया जा सकता है। हो सकता है कहीं लोकसभा के चुनाव की बात आ जाए, और क्योंकि लोकसभा के चुनाव बिल्कुल एकदम निर्णय उसके होने हैं, मुझे ऐसी संभावना है कि शायद ऐसा हो सकता है।
अगर वो होगा तो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय करेगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। कल पीएम साहब आपकी बड़ी तारीफ कर रहे थे और आज ये फैसला हुआ, थोड़ा अचंभित करने वाला फैसला लगा पूरे प्रदेश को। नहीं, उस तारीफ का, क्योंकि हमारे पुराने संबंध हैं, उनको अचानक उस विषय की जब याद आई है, जब भी कोई बात मन में आती है वो बोलते हैं। मुझे भी अच्छा लगा है कि पुरानी बातें उन्होंने याद की हैं, लेकिन उस तारीख का इस घटनाक्रम से कोई संबंध नहीं है। कुल मिलाकर के बहुत समय पहले मैंने स्वयं होकर के आगे बढ़ करके कहा था कि हमको कोई नया नेतृत्व जो लाना है समय रहते लाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हाँ विचार करेंगे। अब विचार किया है तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमने विचार कर लिया है और आप अपने विधायक दल में इस विषय को रखिए। मैंने स्वयं विधायक दल की मीटिंग में ये विषय रखा और सबने बड़ा स्वीकार किया, सर्वसम्मति से स्वीकार करके निर्णय लिया गया कि उनको आज जो है मुख्यमंत्री साढ़े 9 साल का आपका कार्यकाल, कितनी संतुष्टि होती है, क्या कुछ आप नया कर पाए सर 9.5 साल में? सर देखिए, बहुत कुछ नया किया है। मैं इस 9.5 साल के कार्यकाल को अगर इसकी एक प्रकार से मैं मूल्यांकन करता हूं तो जितने व्यवस्था परिवर्तन के काम कर सकते हैं, जो हमारे ध्यान में आए, जनता को एक ठीक रास्ते पर उनको यानी शासन का लाभ मिले, बिना किसी अवरोध के मिले और आसानी से मिले, और जो डिजर्व करता है, पात्र व्यक्ति है, उसको पहले मिले, ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने बनाई हैं। चाहे वो कंप्यूटराइजेशन है बहुत चीज़ों का, चाहे टेक्नोलॉजी के आधार के ऊपर व्यवस्थाएं खड़ी करनी है, और हमने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का जो किया, बहुत पहले एक विचार था कि एम्प्लॉइज को बहुत परेशानी होती है ट्रांसफर के नोट से जाते हुए, वो हमने किया। भर्तियां पिछले 10 साल से कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे सिफारिश से या पैसा खर्च करके भर्तियां लेनी पड़ी। ऐसे ही बहुत बड़े बड़े डीलिंग, चाहे वो लाइसेंस के हैं, चाहे वो CLUs के हैं, चाहे अन्य प्रकार के, ये सब हमने किए। बहुत चीजें कई वर्षों से अटकी रहती हैं सरकारी सिस्टम में, चीजें बिगड़ जाती हैं, विवाद खड़े हो जाते हैं, तो हमने विवादों का समाधान, इतने सारे काम लोगों के हित में किए हैं। खास करके जो जमीनें हैं, एसेट्स हैं, दुकानें हैं, 20-20 साल पुरानी ऐसे कब्जे की दुकानें कहें या जो लीज पर दी गई थी, पट्टे पर दी गई थी, उनको उनका मालिकाना हक दिया है। बहुत ऐसे काम किए गए हैं जिसको आज दुनिया याद करती है कि इस समय में 9.5 वर्ष में बहुत नए काम हुए, जिसका लाभ जनता को सीधा हो रहा है। नायब सिंह सैनी मेरे बहुत पुराने साथी हैं। मुझे याद है कि जब पार्टी का काम संगठन मंत्री के नाते मैंने संभाला था 1994 में, उसके कुछ 1-2 वर्ष के बाद 1995-96 के अंदर जब नरेंद्र मोदी जी हमारे यानी हरियाणा प्रदेश के प्रभारी बने थे, उसी समय लगभग कार्यालय में काम करने के नाते से नायब सिंह सैनी हमारे पास आए थे और हमने उनके साथ मिल करके जो भी यानी एक प्रकार से कंप्यूटर का काम, खास करके टाइपिंग का काम या हमारे ऑफिस का जो बाकी काम लिखने पढ़ने का, वहां से उन्होंने शुरू किया और बढ़ते बढ़ते एक अच्छा विकास उनका हुआ। लगातार मैंने बहुत प्रांतों में, मेरा भी चुनाव में ड्यूटी लगती रही, तुम साथ भी जाते रहे, काम करते रहे। और एक समय ऐसा आया कि जब विधानसभा का चुनाव नारायणगढ़ से लड़ने की बात आई 2014 में, तो पार्टी ने, मेरी कोई सिफारिश नहीं थी, लेकिन पार्टी ने एक अच्छे वर्कर के नाते, कार्यकर्ता के नाते उनको चयन किया, विधायक बने, फिर मंत्री बने, लेबर मिनिस्टर बने। उसके बाद उसी 4.5 साल के बाद लोकसभा का चुनाव हुआ तो कुरुक्षेत्र से सांसद बन गए और अब पिछले कुछ महीने से प्रदेश के अध्यक्ष हो गए। तो एक व्यक्ति पहचाना जाता है, कार्यकर्ता जिसके अंदर एक गुण है, सौम्य स्वभाव के हैं, बहुत सबको साथ लेके चलने वाले हैं, कभी गुस्सा नहीं आता है, समाज में एक स्थान बना हुआ है। तो इस नाते से वही एक मुझे लगता है कि एक मापदंड ऐसे रहे होंगे कि इस व्यक्ति को हम अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते हैं तो प्रदेश में एक अच्छी खुशी की लौ दौड़ेगी। उस नाते से उनको आगे बढ़ाया गया है। जहां तक आप सब लोगों ने पूछा है, अनिल विज जी हमारे बहुत श्रेष्ठ और वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। मैं 1990 से, इनका संबंध तो हमारा 1996 में आया, अनिल विज का संबंध मेरा 1990 से है। जब वो पहली बार बाई इलेक्शन लड़ाया था, उस समय संघ का प्रचारक था और उस समय पूरा जोर लगा करके उनको विधायक बनाया गया था। किसी बात पर नाराज हुए थे वो भी घटना याद है। एक स्वभाव है, थोड़ा नाराज जल्दी होते हैं, लेकिन नाराज होने के बाद बहुत जल्दी ठीक भी होते हैं। कई मौके ऐसे आए हैं जब किसी न किसी बात को लेकर के उनको नाराजगी जाहिर की है। अब वो विषय गिनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत बार नाराज हुए हैं, बहुत बार ठीक भी हुए हैं। तो मेरा भरोसा है कि वो नाराजगी आज उनकी है। आज हमने बात की थी उनसे, बात करने के बाद
उनका अभी तो मेरा मन नहीं है। अब मन नहीं है तो कोई बहुत दबाव दे करके काम नहीं कराए जाते हैं, तो ठीक है, अगर वो चले गए हैं तो हम कल में फिर बात करेंगे, परसों फिर बात करेंगे, हमारे नए जो मुख्यमंत्री बने वो भी बात करेंगे, हमारे केंद्र के नेतृत्व के लोग भी बात करेंगे, और मुझे लगता है कि मन उनका साफ है। हाँ, निश्चित रूप से नाम है उनका। कैबिनेट एक्सपेंशन के बारे में अभी और आगे चर्चा चलेगी? जल्दी होगा, क्योंकि अभी तो आज बहुत जल्दी से ये करना था, और विशेष तौर पर चूंकि आचार संहिता लगने वाली है। हालांकि आचार संहिता का उस एक्सपेंशन से कोई संबंध नहीं होता, बाद में भी हो सकता है, लेकिन काम रुके नहीं, इसलिए जितने भी प्रमुख लोगों को आज मंत्रिमंडल की शपथ दिलाई गई है, इसके बाद मुख्यमंत्री जी के परामर्श से जो भी कुछ आगे निर्णय होने होंगे, केंद्रीय नेतृत्व तो निर्णय करके उनको बताएं। डिप्टी सीएम इनका नाम था, अनिल विज साहब का डिप्टी सीएम के रेस में नाम था ये कैबिनेट के लिए? देखिए, आज मंत्रियों की ही शपथ होनी थी, तो मंत्रियों के उसमें था, लेकिन वो नहीं पहुंच पाए, तो अगली बार करेंगे। आलोचना अब चूंकि ये प्रदेश अध्यक्ष और साथ में मुख्यमंत्री भी हो गए हैं, हमारे यहाँ एक व्यक्ति को एक ही पद मिलता है, तो मुझे लगता है निश्चित रूप से बहुत जल्दी नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे। अनिल विज की नाराजगी की वजह क्या है सर? क्या इसका राज क्या है सबसे पहले, और दूसरा क्या किसका राज? खुशी खुशी इस्तीफा दे? नहीं, हमारे यहाँ जो काम होता है बहुत खुशी खुशी होता है, और मैंने आपको पहले बताया, मैंने बहुत पहले, आज नहीं, बहुत पहले प्रधानमंत्री जी को कहा था कि कोई अच्छा व्यक्ति नेतृत्व करने लायक नई पीढ़ी में से मिलता हो तो लाना चाहिए। आखिर 8-9 वर्ष काम करते हुए जो किसी का बेस्ट होता है वो 8-9 वर्ष में यानी डिलीवर कर देता है। हम लोग भी आखिर अपने अपने स्थान पर जो काम करते हैं, हमारी डिलीवरी 2-3 साल 4 साल बाद होती है, तो 4-5 साल बाद या तो तबादला हो जाता है, या कोई चैनल बदल लेते हैं, या कोई अखबार बदल लेते हैं, सबके जीवन में होता है। जो आज ये परिवर्तन हुआ है, क्या एंटी कमबैक्सी उसकी एक वजह है या क्या वजह है? देखिए, आप कोई शब्द मेरे मुंह में डालेंगे अच्छा नहीं है। आज प्रदेश की जनता यानी इस हमारी काम को लेकर के इतनी संतुष्ट है, प्रसन्न है, कि मैं आज दावे से कह सकता हूं कि हमारी 10 की 10 सीटें लोकसभा में आएंगी, और आगे विधानसभा में भी हमारी पूरी फुल मेजोरिटी, जो हमारी कमी भी रह गई थी पिछली बार, कमी नहीं रहेगी, फिर से आएगी। ये कौन सी बातें आगे और कहां से आगे, मुझे समझ नहीं आता। नहीं, आप हाइपोथेटिकल कोई प्रश्न करेंगे, दीज आर नॉट टू बी आंसर्ड। विजेंद्र सिंह गए छोड़ करके, आपको लगता है इसको पार्टी को कोई नुकसान पहुंचेगा? क्योंकि वो कह रहे हैं मेरे जाने से नुकसान होगा, आपका क्या मानना है? देखिए, जो कोई खुद काम करता है वो अपने आप को उस काम के लिए उसका औचित्य ठहराता है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने अच्छा कदम नहीं किया, क्योंकि जिस दलदल से वो निकल करके आए थे, हमने तो उस दलदल से जब वो निकले थे बाहर, तो उनको कमल की एक कली के ऊपर उनको खिलाया था, और खिलाने के बाद अब वो मालूम नहीं कि बाद में फिर वो मुरझा करके वापस दलदल में जाने की उनकी इच्छा होगी, तो वापस दलदल में डूब गए हैं। हम तो दलदल में से निकाल के लोगों को कमल भी दलदल में ही होता है, कि उसी कीचड़ में होता है, लेकिन कमल के ऊपर खिल करके ऊपर चढ़ना वो भविष्य का एक द्योतक होता है कि अच्छा भविष्य लेके आएंगे। लेकिन किसी का मन ही ऐसा करे कि मुझे दलदल में मजा आ रहा था, वो दलदल में मजा लेने के लिए फिर चले गए। ऐसा कोई विषय नहीं था। देखिए, काम के बारे में हमारा जो टारगेट होता है वो अपने देश को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान के ऊपर लेके जाना, प्रदेश को एक ऊंचाई पर लेके जाना, जनता की सेवा करना, और ये सारे काम ऐसे हैं, इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है। स्काई इज द लिमिट। हम कितना भी कर लेंगे तब भी हम ये नहीं कह सकते हम सर्वोच्च स्थान पर पहुंचे हैं। आगे करने के लिए बहुत कुछ है। हमारे साथी नायब सिंह सैनी उन सब कामों को आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे, और मैं विश्वास दिलाता हूं पूरा उनका सहयोग, जितना ज्यादा सहयोग होगा मैं करूंगा, क्योंकि आखिर तो हरियाणा में ही काम करना है, चाहे वो कोई भी दायित्व हो। तो बड़े दायित्व के साथ भी हरियाणा के यानी जो काम हमारे चल रहे हैं उसमें पूरा सहयोग करना मेरा काम है। नए काम भी करने के लिए अवसर बहुत हैं। आगे 2025 से उन नए कामों को भी हम लोग मिलकर देखिए, हमारे टच में तो 90 के 90 विधायक हैं, हमारे अपने भी हैं। नहीं, हमारे, मैं तो 90 के 90 कह रहा हूँ, हमारे अपने भी तो हैं ही हैं, और साथ में जो इंडिपेंडेंट है, साथ में जो कांग्रेस के हैं, साथ में जेजेपी के हैं। कोई ऐसा नहीं है, खास करके जब मैं मुख्यमंत्री रहा हूँ तो मुख्यमंत्री के नाते से सबका ही संबंध होता है, अच्छा संबंध होता है। हमारे पास वो काम भी लेके आते हैं। अब सामने वालों के मनों को नाप करके वो नापेंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग उस नपाई में आए हैं, लेकिन एक रणनीति का विषय है, इस समय बताना उचित नहीं है, संभव नहीं है। धन्यवाद।
पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को आप सुन रहे थे। नए नेतृत्व से मुझे खुशी मिली है। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा नई जिम्मेदारी देंगे। ये बात मनोहर लाल के द्वारा कही गई। हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया, ये बात मनोहर लाल ने कही है। तो जनता के हित में हमने काम किए। मनोहर लाल ने इस बात को भी कहा। ये भी कहा कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें हम जीतेंगे। अनिल विज को लेकर के भी सवाल पूछा गया, जिसमें उन्होंने कहा कि उनकी जो भी नाराजगी है वो दूर हो जाएगी। नए नेतृत्व से मुझे खुशी हो रही है, यह बात मनोहर लाल ने कही है। तो बड़ी बेबाकी के साथ आप देख रहे थे कि उनसे जो तमाम सवाल पूछे गए, उन सवालों का जवाब देते हुए नजर आए पूर्व सीएम मनोहर लाल, जिसमें उन्होंने कुछ अहम बातें कही हैं कि हमने व्यवस्था परिवर्तन का काम किया है और नए नेतृत्व की जरूरत हरियाणा को थी और इसको लेकर के लंबे समय से प्रयास हो रहा था और अब ये नया नेतृत्व हरियाणा को दिया गया है नायब सिंह सैनी के तौर पर और वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे। उन्होंने अपने अनुभवों को भी साझा किया। ये भी बताया कि कैसे नायब सिंह सैनी के साथ उनके बहुत पुराने संबंध रहे हैं और ऐसे में ये पूरी उम्मीद है कि अब नायब सिंह सैनी प्रदेश को और नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। और साथ ही साथ अपने द्वारा या अपने कार्यकाल में किए गए कामकाज को भी उन्होंने बताया कि किस तरीके से व्यवस्था परिवर्तन का जो एक बड़ा काम है वो प्रदेश के अंदर किया गया और उसी को अब आगे नए सीएम नायब सिंह सैनी आगे बढ़ाएंगे। तो अभी आप पूर्व सीएम मनोहर लाल को सुन रहे थे। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने इन बातों को कहा। सबसे अहम बात यह थी कि उन्होंने कहा कि नए नेतृत्व से मुझे खुशी हो रही है और उन्होंने एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि उन्होंने खुद एक समय केंद्रीय नेतृत्व को यह कहा था कि हरियाणा को एक नए युवा नेतृत्व की जरूरत है और उस समय केंद्रीय नेतृत्व ने कहा था कि समय आने पर इस पर भी प्रयास किया जाएगा। और अब जब केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि नया नेतृत्व हरियाणा के अंदर दिया जा रहा है तो उस पर सहर्ष उसको स्वीकार किया पूर्व सीएम मनोहर लाल ने। इस बात को उन्होंने कहा और नए नेतृत्व से मुझे खुशी हुई है और अब केंद्रीय नेतृत्व मुझे जो और जिम्मेदारी देगा उसको मैं निभाऊंगा, इस बात को भी वो कहते हुए नजर आए हैं। तो मुख्यमंत्री के तौर पर आज नायब सैनी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। साथ में 5 और वो चेहरे जिनकी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, इन्होंने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली है और नई सरकार का जो कामकाज है वो भी आज से शुरू हो जाएगा क्योंकि कार्यभार भी आपने देखा कि नायब सिंह सैनी ने संभाल लिया है मुख्यमंत्री के तौर पर। वो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे थे जब कार्यभार संभालने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल उनको मिठाई खिला करके बधाई देते हुए नजर आए थे। अब देखिए मंत्रिमंडल के चेहरे कौन कौन से हैं। कंवरपाल गुर्जर नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का चेहरा है। मूलचंद शर्मा नायब सिंह सैनी मंत्रिमंडल का चेहरा है। रणजीत चौटाला ये भी नायब मंत्रिमंडल का चेहरा है। जेपी दलाल ये भी नए मंत्रिमंडल के चेहरे हैं। ये 5 ऐसे चेहरे जिन्होंने आज बनवारी लाल मंत्री के तौर पर शपथ ली। और चलिए इस खबर पर लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं यहां पर एक छोटे